ज़रा हटके में खुशामदीद शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन की बात होने वाली है। मुस्कुरा रहा हूं। आपको लग रहा है कि अब लतीफ़ा खुशमिजाज इंसान हूं यार, मतलब आप चाहते हैं मैं रहूं। वैसे इलेक्शन की जो हमारी कवरेज है इस दफ़ा आप मुस्कुरा ही सकते हैं, हंस भी सकते हैं, क्या क्या रो भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, नहीं लेकिन रोए आपके दुश्मन। चले हंस लेते हैं। अगर इतने ही आप लोग वो हैं तो आप कर क्यों रहे हैं? अगर मैंने कई बार आपको बोला है कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में हल्क होगन नहीं जीतना है, लेकिन कमेंट्री पे भी करनी है। कितनी बार बोलूंगा? देखे नहीं, एक अहम मरहला तो है, जैसा भी है बात तो करनी पड़ेगी ना। तो कल हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ पहलुओं पे थोड़ी सी नज़र डाल लें। दिन भर आप सुन रहे हैं तकरीरें गला फाड़ चल रही हैं हमारे लीडर्स की, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उस पर ज़रा सा नज़र दौड़ाएं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इस दफ़ा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से सहाफ़ी माजिद निज़ाम। इस दफ़ा वो बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िये कर रहे हैं वहाँ पे, जो भी बात करते हैं यार, इस दफ़ा क्या है? हाँ, इस दफ़ा ज़्यादा कर रहे हैं, जो जोड़ तोड़ चल रही है वहाँ पे। लेकिन इससे पहले कि मैं माजिद निज़ामी से पूछूं कि उनका अभी तक क्या एनालिसिस है, 2 हफ्ते रह गए हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं कि लाहौर में स्ट्रीट पर मूड क्या है। हमारे डॉन की टीम आज ज़रा घूमी फिरी, लोगों से बात की, उसकी एक पहले झलक देख लेते हैं। इसको आप इलेक्शन कह ही नहीं सकते। जब आप किसी पार्टी के हाथ पांव बांध कर फेंक देंगे फिर ये इलेक्शन तो नहीं है ना। अभी करंटली जो कुछ थोड़ी सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल समझ में ना आने वाली है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक किया इन्होंने, जैसे उसको लाया गया था वैसे उसको पहुंचाया गया है। ये लाने वाले और लेकर जाने वाले एक ही पार्टी है। इसके मुल्क का बेड़ा गर्क उन्हीं ने किया है जो लाते हैं लेकर जाते हैं। लेकिन अच्छा नहीं किया, मुल्क के नुकसान कर दिया। सुबह दूसरे पार्टी का भी हाल होगा, दूसरे का भी हाल होगा, तो इसके साथ बेहतरी नहीं आएगी मुल्क में। मज़ा नहीं आएगा इलेक्शन के कंपीटिशन के मज़ा नहीं आना, क्योंकि मुकाबला वही होंगे जोड़ा कि सारे दिन रल मिल के हुए। हूँ आज़ाद खड़े होंगे, कोई इलेक्शन के ना चार्म नहीं रह गया। बल्ले का निशान जो पहले भी थे ना, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी इमरान से, मगर जो 3-3.5 साल इसने हुकूमत की है, महंगाई तो आगे भी बहुत ज्यादा होती थी, मगर इस बार बहुत ही ज्यादा हो गई। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना इमरान खान में ना नवाज शरीफ में। तो हम सुबह काम पे आते हैं, रात को घर जाते हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। किसी से कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान को बल्ला मिले या डंडा मिले, हमें से कोई गर्ज नहीं है। यार अवाम को कभी हल्का मत लो, जो लाते हैं लोग ले जाते हैं वो एक ही पार्टी है। तो हाँ, अवाम सब समझ रहे हैं, अवाम हमेशा क्या क्या हो रहा है, क्या आपने सेंटिमेंट देखा? अब तो देखें एक तो ये कि मायूसी थोड़ी झलक रही है प्रोसेस से, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा सा फेडअप भी हैं लोग, उनका जी डंडा हो या बल्ला हो, हमें अब क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपने महंगाई दुकान पे आने जाने उसमें हैं। सो एक पब्लिक एपैथी है। हमने पहले भी कहा कि एक फीका फीका सा माहौल है। लेकिन माजिद निज़ामी, आप बताएं कि जलसे जुलूस फिर भी हो रहे हैं, टॉप लीडरशिप कर रही है। थोड़ा सा अगर हम पहले ब्रॉडली अगर हम बात कर लें, स्पेशली सेंट्रल पंजाब की, हम ये जानते हैं कि 266 जनरल सीट्स हैं इलेक्शन में, जिसमें सिर्फ पंजाब की 141 है। इसीलिए हम कहते हैं कि पंजाब तय करता है कि पाकिस्तान की किस्मत का फैसला जो है वो कैसे होगा। तो अब तक जो आप देख चुके हैं, ये तो अब हम जानते हैं कि पीटीआई आउट है, उनके इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, इस्तेहकाम पार्टी है, पीपल्स पार्टी थोड़ा सा मसल फ्लेक्सिंग कर रही है। इस दफ़ा के इम्पॉर्टेंट आपको क्या एलिमेंट्स नज़र आए हैं जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है आइंदा 2 हफ्तों के दौरान? जी प्रिया, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो उन्होंने पंजाब के हवाले से अपनी मुकम्मल तैयारी की है। उन्होंने पंजाब के अंदर तकरीबन 9 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट की है, बाकी तमाम सीटों पर उनके कैंडिडेट मौजूद हैं। सिर्फ 2 सीटें उन्होंने खाली छोड़ी हैं, एक बक्कर से, एक डेरा गाजी खान से। इसके बरक्स बाकी तीनों सूबों के अंदर उन्होंने 49 सीटें खाली छोड़ी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर पंजाब ही है और उनकी बाकी 3 सूबों के अंदर कितनी दिलचस्पी है, क्योंकि उनकी राय यही है कि अगर हम पंजाब को जीत लेंगे तो हम फेडरल को भी बाआसानी जा सकते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनका फोकस पंजाब पर नजर आना समझ भी आता है, क्योंकि इवन 1997 के अंदर जब उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी ली थी, उस वक्त भी उन्होंने बाकी सूबों के अंदर तकरीबन कोई 30-31 जगहों पे टिकट्स नहीं दी थी। उस वक्त 207 की असम्बली सी,
तो मुस्लिम लीग नून का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे फोकस करते हैं। इसलिए हमने देखा कि उन्होंने टिकट्स की एलोकेशन के अंदर एक बहुत तवील वक्त लिया और उसके बाद उन्होंने उन उम्मीदवारों को फाइनल किया। तो मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि अगर हम पंजाब से 100 सीटें सिक्योर कर लेते हैं तो फिर हमारी हुकूमत साजी का रास्ता हमवार हो जाएगा। इसके बाद मामला है तहरीक इंसाफ का। चूंकि अब तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं है, उनके लोग आज़ाद हैसियत में सामने हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर सूबाई और कौमी असम्बली के अंदर उनका बैलेट पेपर मुख्तलिफ है। यहाँ पर कुछ जो PTI से वाबस्ता समझदार लोग हैं उन्होंने ये ज़रूर मेहनत की है कि वो अपने हलकों में कम से कम सूबाई और कौमी जो निशानात हैं असम्बली के वो एक ही ले लें, लेकिन उनको बहुत कम हलकों में ये चीज़ मिली है। उससे ये वोटर के लिए आसानी हो जाती है कि वो इलेक्शन डे पे बजाय 2 निशानात पे मोहर लगाने के एक निशान पे मोहर लगाता है तो वो कंफर्टेबल होता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और मसला जो नज़र आ रहा है हुकूमती जबर और रियासती मसाइल के अलावा, वो ये है कि पार्टी की ग्रुपिंग की वजह से उनको खासे पंजाब के अंदर मसाइल दरपेश हैं। कभी टिकट्स चेंज होती हैं, जब से बल्ला नहीं रहा उसके बाद से टिकट्स बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो गई हैं। जिस लॉबी का जोर पड़ता है वो अपने टिकट्स लेके आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो एक असेसमेंट की गई है उसमें ये पता चला है कि 50 के लगभग सीटें अभी भी तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है। सो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो माजिद, ख्याल था आपने ये इन 2 का आपने जिक्र कर लिया। पीपल्स पार्टी का मैं देख रहा था 2008 में जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई है उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पंजाब से 45 सीटें उठाई। 2013 में वो घट के सिर्फ 2 हो गई और 2018 का जो ये इंजीनियर इलेक्शन था उसमें 6 सीटें सिर्फ ली पीपल्स पार्टी ने। इस दफ़ा जो बिलावल साहब वहाँ से खड़े भी हो रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो क्लेम भी कर रहे हैं कि हम करेंगे, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी नजर आती है आपको? जी, पीपल्स पार्टी का मामला दिलचस्प इसलिए है कि मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। हमने देखा कि उन्होंने 2018 के अंदर भी मालाकंड से इलेक्शन लड़ा, अगरचे वो हार गए, लेकिन उन्होंने वहाँ की पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग में, तंजीम नौ में खासा किरदार अदा किया, वहाँ की पार्टी मुतहर्रिक हुई। इसी तरह अब पंजाब के अंदर भी उनका लाहौर में आना, मेरा ख्याल है इलेक्शन जीतने से ज्यादा उनका ये फोकस है कि पंजाब के अंदर जो मायूस कारकुन है या वो लोग जो बददिल होकर घर बैठ गए थे उन्हें मुतहर्रिक किया जाए और पार्टी को यहाँ पर असर नौ जिंदा किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये ख्याल है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की टिकट एलोकेशन कोई इतनी मिसाली नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने दूसरे दर्जे के और तीसरे दर्जे के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको टिकट्स दिए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते मेरी राय में कि हमें कोई ऐसा गैर मुतवक्को रिजल्ट पंजाब में पीपल्स पार्टी के हवाले से देखने को मिले। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 10 साल पीपल्स पार्टी ने पंजाब को इग्नोर किया है। अच्छा, माजिद इसी से रिलेटेड जो के करीब MPs थे लाहौर का आप बता रहे हैं, ये बताइए कि भुट्टो ख़ानदान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद लाहौर की किसी सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था? जी बिल्कुल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो ये सीट जीत भी गई थी। और उसके बाद फिर जब बाई इलेक्शन हुआ तो फिर IGI के उम्मीदवार मियाँ उमर हयात बागबानपुरा से, वो बड़े मशहूर लाहौर के मुस्लिम लीगी थे, वो जीत गए थे। तो उसके बाद से फिर 1988 के बाद से 2008 में आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर से सिर्फ 2 MNA की सीट्स ली थी, जिनमें तारिक शबीर मेयो थे और समीना खालिद घुरकी थी। उसके बाद फिर हमें बिल्कुल इसके अंदर एक डाउनफॉल मिलता है और यहाँ तक कि ये एक बड़ी दिलचस्प बात होगी कि पंजाब में और खुसूसन लाहौर में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वोट एक ही तरह के होना शुरू हो गए इलेक्शन के अंदर। दोनों को 2-3 हज़ार, 1800 वोट मिलना शुरू हो गया। सो इस सिचुएशन के बाद अब पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में जब एक बहुत अच्छी कैंपेन कर रही है तो डेफिनेटली इसका उनको फायदा होगा। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशंस की बात की जाए तो मुझे उसकी कामयाबी कम लगती है। ये अभी थोड़ी लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं ना। अब देखें, अच्छा एक मैं वैसे कमेंट, एक सवाल है, उससे पहले कमेंट है ये पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं।
यकीनन एक इफेक्ट होता है कि जो भी आपके पार्टी के वर्कर हैं थोड़ी सी उनमें जान आएगी। ये सीट्स में ट्रांसलेट शायद ना करे, यकीनन नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो अफोर्ड कर सकते हैं पंजाब में कैंपेन करना, क्योंकि नून लीग के लिए तो पंजाब जिंदगी और मौत का मसला है, इनके लिए ये बोनस है क्योंकि सिंध आपके हाथ में है। वैसे भी आपने बेशक आपको लड़काना में एक दो जलसे करने हैं, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं है, आप फिर भी निकाल लेंगे, आप फिर भी निकाल लेंगे सीटें ना, होम टर्फ है। हाँ, होम टर्फ है, तो आप यहाँ पर हिट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि वहां पर उनके निशानों में कौन है, पीटीआई नहीं है, नून लीग है। सो अब देखिए नून लीग जो है उसका मुकाबला क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी से है जिसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, मतलब उनके इंडिपेंडेंस जो हैं, अब उनके बहुत सारे लोगों के तो नाम भी नहीं पता ना, जो हम बार बार ये बात करते हैं कि खंबे को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है सेंट्रल पंजाब में पीटीआई का वोटर निकलेगा? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम देहात में ज्यादा बेहतर चल रही है और शहरों में इनकी इलेक्शन कैंपेन खासी कमजोर है। उसकी वजह यह है कि देहात के अंदर वो लोग जिन्होंने टिकट्स हासिल किए हैं वो कहीं ना कहीं उनका कोई ग्रुपिंग है, दड़ा है, बरादरी है, जिसकी बेस के ऊपर वो बाहर निकलकर फिजिकली ग्राउंड पे अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जिसका डेफिनेटली उनको फायदा होगा। अब मामला शहरों का ये है कि शहरों में लाहौर के कई ऐसे हलके हैं जिनके अंदर हमें ग्राउंड पर इंतखाबी मुहिम देखने को ही नहीं मिल रही। सो इसका बहरहाल नुकसान होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया अवेयरनेस के अलावा इलेक्शन जीतने के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी होता है, जिसमें 4 से 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम अहम होती है, उसकी पब्लिक गैदरिंग्स अहम होती हैं, इलेक्शन डे मैनेजमेंट उसकी बहुत अहम होती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की इलेक्शन डे मैनेजमेंट के हवाले से बहुत संजीदा सवालिया निशान है, क्योंकि अगर वो पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन के दिन मौजूद ही नहीं होंगे तो फिर वो कैसे अपने वोट की हिफाजत कर सकेंगे, क्योंकि अगर तमाम पोलिंग स्टेशन पर उनके 2-2 लोग भी हों तो उन्हें हर हल्के में कम से कम 600 से 800 लोग चाहिए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ के लिए इतने लोग इलेक्शन डे पे निकल के ड्यूटीज दे सकेंगे। सो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो एक पोटेंशियल थ्रेट है पीटीआई का कि वोटर 8 फरवरी को निकलेगा, उसको रिजल्ट्स में जब बदला जाएगा तो उस वक्त भी पीटीआई के लिए जरूरी है कि वो उनके ऊपर कम से कम पहरा दे और इस चीज को इंश्योर करे कि जो वोट उनको डल रहे हैं वो उन्हीं की जानिब से निकले। वो ये ना हो कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 15,000 वोट रिजेक्ट हुआ हो, किसी में 20,000 हुआ, क्योंकि एक थोड़ा वक्त थोड़ा कम है। एक सवाल है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि रूरल में उनकी कैंपेन आपको बेहतर लग रही है, क्योंकि जो रिवायती जो हमारी जो सोच होती है ना कि रूरल इलाकों में वोट आपको मिलता, उस बंदे को मिलता है जो जिनके बारे में आपको पता है कि इस बंदे ने इक़्तिदार में आना है ताकि थाना कचहरी और इस तरह के काम हो जाए। तो इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि इस दफा शायद इसका उल्टा हो। मैंने अपने जहन में तो मैंने तो उसका समझा हुआ था कि शायद अर्बन में स्ट्रॉन्ग होंगे और रूरल में होंगे, लेकिन अब ये तो क्या कहते हैं ना, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका माजिद भाई, और इंशाल्लाह आपको दोबारा ब्रीफ देंगे। अभी के लिए एक वक्फा लेते हैं और फिर मेरा ख्याल है कि जनूबी पंजाब पर नजर डालते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम इलेक्शन पर नज़र डाल रहे हैं। मेरा हमेशा से ये बिलीफ रहा है कि इलेक्शन कवर करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ता है। अब हम यहाँ पे स्टक हैं स्टूडियो में, रोजाना आप ये बात मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि जिस तरह के ये इलेक्शन हो रहे हैं इसमें फील्ड में जाना बिल्कुल जरूरी नहीं। अच्छा, फील्ड में जाना क्यों जरूरी है? एक डिबेट हमने उसका एक इंतजाम भी किया, फिर हमने अपने जो नुमाइंदे हैं लोकल उनको भेजा मुल्तान में। अब हम बात करेंगे थोड़ा जनूबी पंजाब की। मुल्तान में जब हमारे टीम बाहर गई, लोगों से बात किया, तो सुनिए कि उन्होंने क्या क्या बातें सुनी। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इलेक्शंस चल रहे हैं, जिस तरह धांधियाँ वगैरह हो रही हैं, बदमाशियाँ चल रही हैं, कि इससे कोई मसले का हल निकल सकता है। वोट डालना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ MPM ने आते हैं तो काम करते नहीं हैं, लोगों को परेशान करते हैं और जब अपनी जेबें बढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं। वोट तो बना है, लेकिन वो अभी सोच समझ के देंगे, और जिसको देंगे वो भी आपको पता है कि किसको वोट देना है। हमने मेरा वोट बन चुका है और इंशाल्लाह मेरा वोट, मेरे पूरे ख़ानदान का वोट तकरीबन PTI को जाएगा इंशाल्लाह। जो मर्जी कर लें, लेकिन इमरान खान को दिल से कैसे निकालेंगे हम लोगों के। नून लीग माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो इस बार भी इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि नून लीग को सपोर्ट करें और वो आए और दोबारा मुल्क के हालात ठीक हों।
सराइकी सूबा वादे तो हर हुकूमत करती है, हुकूमत आती है चली जाती है, पर सराइकी सूबा नहीं बन पाता। जी सराइकी सूबा तो कागजों में तो बहुत दफ़ा बन चुका है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। हमारे लोग मायूस कितने भी हो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं यार, ये हमारी कौम की खासियत है। तो जैसा कि आपने सुना भी, सेंटिमेंट अवाम का मूड जो है वो इसी किस्म का है कुछ। थोड़ा सा हम इसको और समझ लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से शाकिर हुसैन शाकिर साहब, शायर हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, वहाँ की सियासत पे उनकी नज़र है। शाकिर साहब, थोड़ा सा ज़ाहिर है कि वाइडर बात करेंगे बहावलपुर की भी, डेरा गाजी खान की भी, लेकिन पहले अगर मुल्तान का थोड़ा अहवाल बताएं कि वहाँ पे ज़ाहिर है PTI पीपल्स पार्टी भी है, वहाँ पे नून लीग भी है, इस वक्त क्या नक्शा नज़र आ रहा है मुल्तान शहर का? अच्छा, ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ने, ये पहला इलेक्शन है, बड़े अरसे बाद यहाँ पर पीपल्स पार्टी को शहर में उम्मीदवार मिल गए हैं, और उम्मीदवार भी वो मिला है NA 150 में कि जो 1985 से नून लीग के साथ है ये खानदान। राना महमूद हसन इस वक्त सिटिंग सेनेटर हैं, वो पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और पार्टी ने यहाँ पर नून लीग ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जो 2 मरतबा PTI के से MPA बने, उनके ऊपर शाह महमूद हुआ करते थे। इस हल्के में शाह महमूद का बेटा है इस मरतबा, तो पीपल्स पार्टी से राना महमूद हसन, नून लीग से जावेद अख्तर अंसारी और जैन कुरैशी हैं। अच्छा, जो सबसे दिलचस्प हल्का है 149 है, वो शहर का हल्का है। इसमें नून लीग ने अपने पुराने उम्मीदवार तारिक रशीद को MPA का टिकट दिया, और यहाँ पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, और यहाँ पर जहांगीर तरीन की हमायत कर रहे हैं। यहाँ पर भी इस पार्टी ने रिजवान हास, इनको एक कारकुन हैं यूसी नाज़िम है, उनको टिकट दिया, और आमिर डोगर जो हैं वो PTI की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर रफीक रिजवाना का बेटा पिछले इलेक्शन में लड़ा था, नून लीग ने उसको भी ड्रॉप किया और शाहिद महमूद खान को सूबाई असेंबली में खड़ा कर दिया। इस तरह 149, यहाँ पर पूरी 148 पूरी पाकिस्तान की नजरें हैं, पूरी दुनिया की। यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ पर बड़े अरसे बाद इस आबाई हल्के में आए हैं, और वो पहले जब PM बने थे तो इसी हल्के से मुंतखब होके गए थे। फिर जो 2018 का इलेक्शन में शुजाबाद से लड़े थे। यहाँ पर अहमद हुसैन डेहड़ पिछले इलेक्शन में PTI के MNA थे, इस मरतबा वहाँ पर नून लीग ने उनको टिकट दिया है, और PTI ने अपने एक वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मेहे, जो शाह महमूद को इमरान खान के लायर हैं, उनको टिकट दिया है। तो ये सूरत हाल यहाँ पर बड़ी। तो शाकिर साहब, पीपल्स पार्टी का बड़ा इन्हिसार रहता है, ये जो जिसको हम सराइकी बेल्ट कहते हैं, वसेब कहते हैं, इस इलाके पर। तो थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, वहाँ पे कौन सी ऐसी सीटें हैं जो नून लीग के बजाय पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकती हैं? जिला रहीमगर खां में मखदूम अहमद महमूद की वजह से इनको 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, और पिछले इलेक्शन में भी इनके पास अच्छा मैंडेट था। इस तरह पिछले इलेक्शन में जिला मुजफ्फरगढ़ में इनके पास 4 MNA थे, और इस मरतबा भी उम्मीद है कि 4 में से कम 3 MNA तो अभी तक आगे जा रहे हैं। देखें इलेक्शन वाले दिन क्या होता है, लेकिन फिलहाल। और दूसरा, अगर हम डेरा गाजी खान जिले की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो सबसे अहम उम्मीदवार है वो सरदार जुल्फकार खोसा का सबसे छोटे वाला बेटा है, जो सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा है, और जुल्फकार खोसा जो है वो आज़ाद सीट पर हैं। ये सारा वो एरिया है जो सराइकी सूबा महाज 2018 में PTI ने यहाँ पर प्लान किया था, और वो जैसे अब देख लें कि दृश्य फैमिली इस मरतबा नजर नहीं आ रही है इलेक्शन में। इस तरह मतलब है कि जो जैसे जरताज गुल थी, वो फेडरल मिनिस्टर थी, वो इलेक्शन लड़ तो रही हैं, लेकिन उनका वहां पर कोई बंदा कैंपेन नहीं कर रहा। वही बात कि अगर PTI का वोटर उस इंचार्ज हो गया, वो निकल आया, तो उनको वोट दे देंगे। इसी तरह मोहम्मद खान लगारी जिन्होंने 2018 में PTI के टिकट पर शहबाज शरीफ को हराया था, वो भी इस मरतबा अभी तक मंजर पर नहीं आए, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं सरदार अवैस लगारी के मुकाबले पर। बहावलपुर में पीपल्स पार्टी 1 या 2 सीटें निकाल सकती है, अगर वहां पर सूबा बहावलपुर या सराइकी सूबे का नारा वहां पर चल गया तो उस वजह से शायद उनको फायदा मिल सकता है। ये थोड़ा सा ये बताएं, जो आपने सराइकी सूबे के नारे की बात की, हर इलेक्शन में हम सुनते हैं, तो इस दफा भी ये इशू है या नहीं है? ये मतलब या कोई मानने के लिए तैयार भी है कि जो प्लेजेस हो रही हैं? ये मतलब है कि वो कहते हैं जी माने या ना माने, हमने ये इलेक्शन स्टैंड है, हमने ये करना ही करना है ना। और लोग कहते हैं शायद इस मरतबा
हर दफा ये सोच के वोट देते हैं क्या मरतबा मुंतखब हो जाए और हमारा ये मसला हल हो जाए। लेकिन अलमिया देखें कि 2018 के इलेक्शन के बाद मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाए गए हैं सूबे के नाम पर, साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट हैं, आधे महकमे बहावलपुर हैं, आधे मुल्तान में हैं। लेकिन इन सब को, इस एरिया के तमाम सरकारी मुलाजमिन को अपने ट्रांसफर के लिए लाहौर जाना पड़ता है। एक इजाफी खर्च है जो अभी तक अमली तौर पर मैं समझता हूँ उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमली तौर पर फायदा तब होगा जब यहाँ के लोगों की तरक्कियाँ, प्रमोशनें, ट्रांसफर, पोस्टिंग वो यहीं पर होगी। अच्छा, अब यहाँ से बात आती है ये इस्तेकाम वालों की। अब आपको क्या लग रहा है? मतलब मैं तो जाहिर है कि हम दूर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद अगर इलेक्शन में इतना ना बने, इलेक्शन के बाद जब आज़ाद उम्मीदवारों पर सब हाथ डालने की कोशिश करेंगे, आपको पता है कि तरीन साहब इसमें PhD रखते हैं, जी माहिर हैं। आसिफ साहब भी कम नहीं है। हाँ, आसिफ साहब भी कम नहीं है। बिलावल साहब ने तो कह दिया है ना कि सर हम इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे। जब आपका भाई बोलता है तो कोई मानता नहीं है यार, मतलब लेकिन उस इलाके के अच्छे माहिर उसमें जो इस्तेकाम पार्टी है उनके जो मेन उम्मीदवार हैं वो जिला लोधरा के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जहांगीर तरीन। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अपने देखने वालों को और सुनने वालों को कि जहांगीर तरीन का ताल्लुक मुल्तान से है। इनके वालिद का बिजनेस मुल्तान से, इनके वालिद का ताल्लुक मुल्तान से था। तो ये पहला इलेक्शन ये रहींदर खान से लड़े, फिर लोधरा चले गए, अब ये पहली मरतबा अपने शहर से, अपने घर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके ज्यादा उम्मीदवार नहीं, किसी जगह पर भी नहीं है। वो आप वाली बात कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, जाहिर है कि वो किसी न किसी पार्टी में जाना जरूरी होगा। मिसाल के तौर पर आमिर डोगर, इनका माजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इनके वालिद जो हैं वो नून लीग में भी रहे हैं, लेकिन ये खुद अभी स्विच ओवर करके PTI में जब गए तो पीपल्स पार्टी में ही थे। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जो अपनी अपनी पार्टी है उसमें ये वापस आ सकते हैं। जो देख पक जाएगी वो ले लेंगे, मंडी लगेगी ना, मंडी लगेगी। ठीक है शाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो थोड़ी हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ ऐसे धरनों की बात करेंगे जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो कई हफ्तों से, महीनों से मुल्क के 2 हिस्सों में चल रहे हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। इंतखाबी गहमा गहमी उस तरह की नहीं है मुल्क में, लेकिन कुछ ऐसे अवामी मुजाहरे हैं जो इससे काफ़ी पहले से चल रहे हैं, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं होता। तो हमने सोचा कि थोड़ा आप तक इस बारे में भी मालूमात पहुंचाई जाए। इस वक्त मुल्क का जो शुमाली इलाका है उसमें ज़ाहिर आप जानते हैं सख्त सर्दी है, बर्फ़ पड़ी हुई है, -4-5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के कई शहरों में, इलाकों में, ख़ास करके स्कर्दू में एक धरना जारी है जो 4 हफ्ते से ऊपर से हो गए हैं। उसको लोग वहाँ बैठे हुए हैं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। थोड़ा इसका अहवाल लेते हैं कि ये मुजाहरा क्यों हो रहा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्कर्दू से जमील नगरी। जमील, सबसे पहले तो ये बताएं कितना अरसा हो गया और क्या माहौल है इस धरने का, इस एहतजाज का? सर, ये कोई 1 महीने से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज चल रहा है, खासकर स्कर्दू में जो गुज़श्ता आज 30 दिन में इंटर हो गया। वहाँ पे मुसलसल धरने हो रहे हैं और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में, जिसमें गिलगित, स्कर्दू, गजर, गांचे, दियामेर, खुंजा, नगर, ये तमाम अजला में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। और स्कर्दू में, गिलगित में, यासीन में और इवन गांचे के रिमोट एरिया है सियाचिन में, वहाँ आज भी एहतजाजी धरने हैं। और वजह क्या है, वजह क्या है, क्यों हो रहे हैं? सर, उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सब्सिडाइज रेट पे गंदम मिल रहा है और ये 70 से इनको दिया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। इसके लिए खुसूसी फंड एलोकेट होता है। अब वक्तन फौक्तन इसमें जो गवर्नमेंट से उन्होंने इस सब्सिडाइज जो रेट को बढ़ाने की कोशिश किया और गंदम के रेट को बढ़ाया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में रेजनमेंट है और उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये पहले भी होता रहा, लेकिन इस दफा जो गंदम कीमत है 20 रुपए के हिसाब से मिल रहा था गुज़श्ता साल जून तक, लेकिन उस वक्त के PTI गवर्नमेंट खालिद खुर्शीद के दौर में इसको एकदम
₹52 तक करने का एक फैसला हुआ था, जिसके खिलाफ लोगों में रेजोनेंस पाया और एहतजाज शुरू हो गया। बाद में खालिद खुर्शीद साहब की गवर्नमेंट गई और उसके बाद गुलबर साहब की हुकूमत आई, तो उन्होंने गुज़िश्ता महीने एक फैसला किया, उसमें ₹20 से बढ़ा के ₹36 कर दिया, जिसके खिलाफ यहाँ मुजाहरे शुरू हुए। तो अब हुकूमत क्या फ्लेक्सिबल है या वो अड़ी हुई है और मुजाहिरीन भी अड़े हुए? सर देखे, कल तक तो हुकूमत बिल्कुल ही वो रिलक्टेंट थी और बर्मला फूड मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि इस डिसीजन को, गंदम रेट को बढ़ाने वाले डिसीजन को हम वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हमें मखसूस बजट जो एलोकेट है उसमें गंदम सप्लाई करना मुमकिन नहीं है। रेट्स बढ़ गए हैं, परचेजिंग रेट, ट्रांसपोर्टेशन रेट बढ़ गया है और उसके डिफिसिट हमें फेस करना पड़ रहा है और जीबी गवर्नमेंट मीट मतलब अड़े हुए हैं, दोनों अड़े हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, अभी अड़े हुए हैं। और आज जो एक बहुत बड़ा मुजाहरा लॉन्ग मार्च नेगर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, उनके साथ आज हुकूमती अरकान ने एक मीटिंग किया है और उसमें इन्होंने इनको पेशकश किया कि आप लोग एंड करें इस प्रोटेस्ट को, हम जो है इसको रिजोल्व करेंगे। लेकिन मुजाहिरीन ने साफ कह दिया कि जब तक इस डिसीजन को वापस नहीं लिया जाता है तब तक तहरीक जारी रहेगी। थैंक यू सो मच जमील लंगरी साहब। जमील शुक्रिया। सब फंसे हुए हैं यार। एक और मुजाहरा भी चल रहा है जिसको 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। चमन में चल रहा है ये मुजाहरा, और पहले हमने थोड़ा इस पर बात की थी। पाक अफगान जो तिजारत है वो बंद है, सड़क भी बंद है, वीज़ा पॉलिसी पर बड़ा वहाँ पे लोगों को एतराज़ात हैं। तो वहाँ पे एक लगड़ी इत्तेहाद है और एक अंजुमन ताजरान, ये मिलके कर रहे हैं। हज़ारों लोग वहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा इसका अपडेट हमने ली, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं अब्दुल्ला ज़हरी, उनसे यही पूछा कि सिचुएशन है क्या, कब से चल रहा है। देखिए शाहजेब साहब, एपेक्स कमेटी के वन डॉक्यूमेंट रजीम के फैसले के बाद 1 माह तक लगड़ी इत्तेहाद जो चमन का है और जो अंजुमन ताजरान चमन है, उन्होंने एहतजाज किया। पाक अफगान बॉर्डर के करीब तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है अब FC किला, वहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगा, एहतजाज करते रहे। ताम 1 माह बाद ही उन्होंने इस एहतजाज को मज़ीद वस्त देते हुए जो मरकज़ी जो गेटवे है पाक अफगान शाहरा है वो मुकम्मल बंद कर दिया। और तब से अब तक यानी गुज़िश्ता 70 से 73 दिन हो रहे हैं ये मुकम्मल गेटवे बंद है, तिजारत मुकम्मल बंद है, पाक अफगान तिजारत। और इत्तेहाद जो हम बात करते हैं इनकी हिमायत की, तो ANP, पश्तूनख्वा मैप, JUI और दीगर इलाकाई जो पार्टियां हैं उन्होंने उनकी मुकम्मल हिमायत की है। और मजमूई तौर पर अगर हम तादाद की बात करें, इस वक्त 5 से 10 हज़ार के करीब अफराद इन ताजरान के साथ हैं, इन लगड़ी इत्तेहाद के साथ हैं। और इनके अलावा जो जब कोई बड़ा जलसा ये कोई प्रोटेस्ट मुनक़िद करते हैं तो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा या कायदीन भी आ जाते हैं और इस एहतजाज में शामिल अफराद की तादाद 50,000 से भी तजावज़ कर जाती है। और अब तक 3 मरतबा इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। 1 मरतबा कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर गए, दूसरी मरतबा गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद मलिक अब्दुल वली काकड़ गए, जबकि तीसरी मरतबा जान हचकज़ई जो निगरां वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने मुज़ाकरात किए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन तीनों मुज़ाकरात मुकम्मल नाकाम हुई। लगड़ी इत्तेहाद और अंजुमन ताजरान का जो मौक़िफ़ है उनका यही मौक़िफ़ है कि जो अफ़गान कार्ड है तस्करा और जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, जो स्पिन बोल्दक अफ़गान इलाका और जो ईरान जो पाकिस्तान का चमन का इलाका है, इन दोनों मकामात के जो शहरी हैं उनको इन दोनों कार्ड्स पर ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की आमदरफ्त के लिए आसानी मुहैया की जाए। और उसके साथ साथ जो पासपोर्ट का जो निज़ाम है ये इन दोनों शहरों के जो शहरी है उन पर ये लागू ना हो, ताकि इनका रोज़ाना का जो कारोबार है वो चलता रहे। क्योंकि ये लगड़ी इत्तेहाद ये वो लोग हैं जो पाक अफ़गान जो बॉर्डर है वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आते जाते हैं। मुझे थोड़ी ये हैरत होती है कि ये पब्लिक इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं वहाँ के चलें, लेकिन हमें पता नहीं क्यों हमारी जब ये इलेक्शन के हवाले से जब डिस्कशन होता है तो ये मेंशन ही नहीं होते। सारा दिन वो ज़ातियात पे हमले कि वो ड्रैकुला है, वो खून पी जाएगा, ये करेगा। अगर जिक्र किया किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने, अच्छा देखा मकामी पार्टियों का तो जिक्र हो गया है, वहाँ पे जाहिर है वो जाएंगे, वो भी अपनी फ़ोटो ऑप कराएंगे क्योंकि उनको पता है मेन स्ट्रीम पार्टियाँ क्यों करें नेशनल लेवल पर, हासिल क्या होना है। शुमारी लगा जाते वैसे भी इलेक्शन तो नहीं हो रहे हैं ना, वही ना, देखो हासिल क्या होगा। और बलूचिस्तान की इलेक्शन जिस तरह होती है वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो पॉइंट होता है ना कि यार बंदा एफर्ट डाले किसी रिटर्न के लिए,
जब रिटर्न ही नहीं है तो आपको एफर्ट क्या है? देखो मसला ये है, अब गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो ठीक है, अगर हम हुकूमत की मौक़िफ़ को मतलब ठंडे दिमाग से देखें तो बिल्कुल बात सही है, आपके पास पैसे नहीं है, आप इंडेफिनेटली सब्सिडी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप जीबी के कुछ एक्टिविस्ट से बात करें वो कहेंगे कि ठीक है, अगर हम और पब्लिकली कोई नहीं कहेगा, अगर आप वैसे प्राइवेटली बात करें कि लेकिन फिर जो टैक्सेशन है और ये जो सारी बातें ये कुछ नहीं है, ये किसके हाथ में? मजे की बात है, मजे की बात ये है कि जो पार्टियां इख्तिदार में आके कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, अब हम गंदम को सब्सिडाइज नहीं कर सकते, वही पार्टियां जब इलेक्शन कैंपेन चला रही होती हैं तो इन्हीं वोटरों से वादा कर रही होती हैं कि बस हमें वोट दो, 300 यूनिट मुफ्त, और तो 500 यूनिट मुफ्त की कभी भी बात हो रही है ना बॉस, देना तो किसी ने नहीं है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अब लोग जो हैं वो फिर कहते हैं कि यार आपने तो वादा किया था, तो क्या है? देखिए अब अगेन मुझे पता है कि इसमें बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को भी एक सूबा होना चाहिए, माय ओपिनियन। अब मतलब और कोई इसका तरीका आपके पास है नहीं, अगर वाकई आपने इनको कोई हक देना है, इनको खुश रखना है। सो पीपल्स पार्टी वाले टाइम में नोशनली उन्होंने किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लाइक स्टेटस किया था। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। वेलकम बैक। इस वक्त इजराइल की फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा के खान यूनिस रेफ्यूजी सेंटर पर बमबारी कर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और हमें नहीं पता कि इस बमबारी और इस फायरिंग में कितने लोग शहीद हुए हैं, लेकिन अगर हम इसके अलावा पिछले 24 घंटों का जायज़ा लें तो 210 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। उससे एक दिन कबल 195, उससे एक दिन कबल 190, उससे एक दिन कबल 180, उससे एक दिन कबल 165 और इस तरह मैं पूरे 110 दिनों का आपको बता सकता हूं। 31,000 बन रही है तादाद, 25,000 कंफर्म है और बाकी 8,000 जो है मलबे तले हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि तमाम सहाफ़ी वहाँ पर या तो कत्ल हो गए हैं और कुछ चले गए हैं, एक दो ही बचे हैं वहाँ पर। हस्पतालों को तबाह किया गया है, लेकिन मायूस ना हो क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी कि एक खुशखबरी ये है कि गजा में मौत की रफ्तार कम हो रही है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू डेटा। अब उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है। मौत कई तरीक़ों से आ रही है, ड्रोन से, फाइटर जेट से, टैंक से, ऐसी गोलियों से जो आपके जिस्म के टुकड़े कर देती हैं, ऐसी केमिकल वेपन से जो आपकी जिल्द को जला देती हैं, और ऐसे बॉम्ब्स जो आपकी हड्डियों को राख बना देती हैं। फॉस्फोरस बॉम्ब्स की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया की बेहतरीन अस्करी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इस्तेमाल इजराइल कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग और डेवलपमेंट अमेरिका में हो रही है। और सब कुछ खुल के हो रहा है। आपको याद होगा कि जब पहले अस्पताल पर हमला हुआ था तो कितना नहीं इजराइल ऐसे नहीं कर सकता, अब वो ऐलान करते हैं कि हम इस अस्पताल को तबाह करने लगे हैं और कोई कुछ नहीं कहता। अभी मैं देख रहा था इंग्लैंड का ITV आप जानते हैं दोनों, और बिलाखिर अब उनको भी सच दिखाना ही पड़ता है ना, क्या करें, उनका धंधा है। तो वहाँ पर एक वीडियो चली जिसमें एक फ़लस्तीनी का इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसके हाथ में आप देख सकते हैं उसने एक सफ़ेद झंडा थामा हुआ है, और जैसे ही वो इंटरव्यू ख़त्म होता है तो क्या होता है कि एक इजरायली स्नाइपर उसको गोली मार देता है और वो शहीद हो जाता है। और ये सब कुछ हो रहा है लाइव एंड ऑन कैमरा, और जाहिर है कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये इजरायली फ़ौज की खासियत है। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था एक छोटे बच्चे का, ये प्रीमैच्योर बच्चा जिसकी माँ को कत्ल किया गया था। अच्छा, आज अभी पता लगा है मुझे, शायद ये पहले भी खबर आ गई थी, कि इसको स्नाइपर ने सर में गोली मारी थी। अच्छा, अब जो स्नाइपर होता है ना, एक वालदा को, जी वालदा को, एक तो होता है ना कि अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, लोग मारे गए। स्नाइपर स्कोप से देखता है, अपना निशाना पक्का करता है। स्नाइपर गलती नहीं करता, मतलब कि जानबूझ के पता है ये प्रेग्नेंट औरत है, हमला खातून है, इसको मारा है। लेकिन कोई नई बात नहीं है यार। और ये जो मैं आपको अभी एक टी-शर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ये 2003 की है या 2008 की है, मुझे याद नहीं है, और ये इजराइलियों ने बनाई थी। और अगर इसका आप गौर से देखें, अगर इसको हम किसी तरह जूम कर सकें, फुल स्क्रीन कर दें ऐसे, ताकि ज़रा समझ आए। इसमें एक हमला के ऊपर निशाना बनाया हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 शॉट 2 kills, 1 शॉट 2 kills। लेकिन कभी जब गलती से इजरायली फौज को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जिसके पास भी बंदूकें हों, चाहे वो चप्पलों में हो और ये अपनी बॉडी आर्मर में हो,
तो कुछ और मनाजिर देखने को मिलते हैं। अगर वो वीडियो चलाए, ये आपको पता है हमास की तो वीडियोस आती रहती हैं, कासम ब्रिगेड्स की या बाकी जो भी फैक्शंस हैं। ये ज़रा वीडियो आप देखें, एक इजरायली बॉडी कैम से ली हुई है, और अगर आप गौर से देखें तो कोने में कौन है, एक इजरायली फौजी है जो इतना खौफजदा है कि वो एक कंबल के पीछे छुपा हुआ है और रो रहा है। अच्छा, ये कोई यंग रिक्रूट नहीं है, ये है मेजर डेविड नाती अल्फासी, 27 साल की उम्र है, डेप्यूटी बटालियन कमांडर पैराट्रूपर्स ब्रिगेड 202nd बटालियन के, मतलब बटालियन कमांडर। ये क्यों छुपे हुए, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो फायरिंग हो रही है सर, संभल नहीं रहा उनसे, संभल नहीं रहा। ये खान यूनिस के घर में उन पर एम्बुश हुआ है, और ये फिर इजरायली फौजी की बॉडी कैम वीडियो फिर हमास ने जारी की जो उनके हाथ में आ गई थी। तो ये है इजराइल की। अच्छा, अब जब हम बात करें कि जैसे बात आपको पता है कि लोग भूख से मर रहे हैं, और प्लान ही यही है 4 लाख लोग भूख से मर जाएं, बीमारी का शिकार हो जाएं। ऐसा नहीं है कि एड नहीं है, एड बहुत है। अगर हम रफ़ा की साइड पर देखें तो ये पूरी देख रहे हैं, ये ट्रक भरे हुए हैं, इनको आगे जाने की इजाज़त नहीं। अगर कोई आगे बढ़ता है तो रफ़ा क्रॉसिंग पर बॉम्बिंग करते हैं। अच्छा, ये तो है इजराइल के बाहर का हाल। इजराइल के अंदर क्या हाल है? रफ़ा क्रॉसिंग का तो हम सबको पता है ना। ये जरा देख रहे हैं, ये है करम शलोम क्रॉसिंग, क्योंकि एक तो है जो पट्टी जहाँ से आप मिस्र से इजराइल में दाखिल होते हैं, और फिर एक और है जिससे आप इजराइल से गजा में दाखिल होते हैं। और वहाँ जो थोड़ी सी भी एड जा रही थी, वहाँ पर इजरायली शहरी आ गए और कहा कि नहीं, ये तो हमें कबूल नहीं कर सकते कि आप गजा के भूखे लोगों को कुछ दें। ये तो इसका मतलब है कि आप हमारे दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि जी आपकी गजा की कवरेज थोड़ी सी कम हो गई है, और ये बात यकीनन सच है। एक वजह ये है कि चाहते या ना चाहते हमें, ज़ाहिर है इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें इलेक्शंस पर भी कवरेज करनी है। लेकिन एक और वजह ये है कि जिन लोगों से खबर मिलती थी वो अब वहाँ नहीं है। जैसे कि मुताज़ अज़ीज़ाई के हमने अक्सर इस शो पर जिक्र किया है, 24 साल के हैं यार ये, और अभी वो रोते रोते उनको बिल आखिर गजा छोड़ के जाना पड़ा, और अभी वो कतर पहुंच गए हैं। और जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो किस हालत में वहाँ से गए। लेकिन जाने से पहले बहुत दर्दनाक जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई है ये दिखाने के लिए कि पिछले 110 दिनों में उन्होंने क्या देखा है, क्या बीता है, और कौन से मनाजिर हमें दिखाए हैं।